नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत धारा का चैप्टर फिजिक्स का। उसके अंदर अपना टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। उससे पहले हमने पढ़ा था प्रतिरोध ताप गुणांक। इसके बाद हम ले रहे हैं प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखो, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम, और जो दूसरा होता है वो होता है समांतर क्रम। दो प्रकार से हम प्रतिरोध का संयोजन करते हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। कितने प्रकार से करेंगे? दो प्रकार से प्रतिरोधों का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो देखो, श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर हम एक बैटरी ले लेते हैं, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक दो प्रतिरोध लगा लेते हैं, ठीक है। ये तीन प्रतिरोध लगाए हमने, ओके। तो ये जो इस प्रकार से प्रतिरोध ज्वाइंट होते हैं, मतलब एक के बाद एक जो होंगे उसको हम श्रेणी क्रम संयोजन बोलते हैं। जैसे कि मैंने ये पेन लिया, यहाँ पर वापस तार जोड़ा, यहाँ पर और कुछ लगाया, तार जोड़ा और कुछ लगाया, ठीक है। सीधी एकदम सीधे में एक के बाद एक, उस प्रकार का जो संयोजन होता है उसे हम क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। समझे? यानी कि एक प्रतिरोध, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, एक के बाद एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्या होंगे? एक सीधी लाइन के अंदर एक के बाद एक अगर जुड़े हो तो उसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। उसमें क्या होता है, यहाँ पर ये वाला जो सिरा होता है वो प्लस होता है और ये वाला माइनस होता है, ठीक है। प्लस से माइनस धारा जाती है, यहाँ से वापिस आती है। यहाँ पर जो धारा होती है इन तीनों जगह क्या होगी? सेम होगी धारा। तीनों इस प्रकार के संयोजन में क्या होगा? धारा तो सब जगह सेम होगी, क्योंकि देखो एक सीधी लाइन में जुड़े हो तो यहाँ से धारा जाएगी, यहाँ जाएगी, उतनी उतनी यहीं जाएगी, उतनी भी यहीं जाएगी। धारा का कोई विभाजन तो होगा नहीं। अगर एक ही तार से दो तार निकले हुए वैसे तो धारा विभाजित हो जाएगी, लेकिन इसमें कोई विभाजित तो होगी नहीं धारा, तो धारा है वो सब जगह सेम होगी। और जो विभांतर है इन दोनों के मध्य वो सब जगह अलग अलग होगा। इसका विभांतर V1 होगा तो इसका V2 होगा, इसका V3 होगा, ठीक है। तीनों का विभवांतर अलग अलग है। और ये प्रतिरोध अपना R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लगा लिया बैटरी। सिंपल एक ढांचा बनाया हमने इसका। तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम किस प्रकार होंगे? एक के बाद एक जुड़े हुए होंगे और विद्युत धारा का मान सब जगह सेम होता है, बल्कि इसके विभवांतर का मान अलग अलग होता है। और प्रतिरोध हमने तीन ले लिए अलग अलग और V वोल्ट की अपनी बैटरी, ठीक है। उसके बाद हम इसको करते हैं प्रूफ, यानी श्रेणी क्रम का संयोजन के लिए सूत्र क्या होगा, उसको हम किस प्रकार संयोजित करेंगे अगर हमारे पास आ जाए क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर जो विभवांतर है वो V1, V2, V3 अलग अलग है। तो जो टोटल विभवांतर होगा, कुल विभवांतर कितना हो जाएगा? कुल विभवांतर V हो जाएगा। V बराबर क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ेंगे तो कुल विभवांतर आएगा, तो हम लिख लेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ये अपना आएगा टोटल विभवांतर। अब हमें पता है, चूंकि हम जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है? IR। क्या होता है? IR, ठीक है। तो V बराबर IR है तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ V1 बराबर क्या हो जाएगा? IR1 और V2 बराबर क्या हो जाएगा? IR2। धारा तो सब जगह समान है, प्रतिरोध अलग अलग है ना, धारा तो सब जगह समान है तो I लिखेंगे। और V3 होगा तो IR3, ठीक है। ये सब सूखी करके हम लिख लेते हैं। अब देखो, जो ये समीकरण है अपना पहला, इसके अंदर जो मैं इसके मान रखता हूं, तो देखो इसका पहले V का मान क्या है? IR, तो मैं लिख लेता हूं IR, ठीक है, बराबर। फिर देखो V1, V2 और V3 के मान रखो IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ओके। तो उसके बाद देखो IR बराबर, इसमें से I ले लो कॉमन, क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और I से I क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो R बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब, और जो ये R है वो क्या होता है? R इक्विवेलेंट, यानी कि R तुल्य,
इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। यानी कि जो ये वाला V होगा वो भी अपना क्या होगा, V इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल विभव कितना है, तो V बराबर IR लिखा है तो ये R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट। यानी कि ये 3 प्रतिरोध है, ठीक है, तीनों का अलग अलग है, सबका अलग अलग IR1, IR2, IR3। एक हम ऐसा प्रतिरोध लें जिसमें ये तीनों का वो एक ही हो, उन तीनों को परिभाषित कर सके वो एक, तो वो क्या होता है, तुल्य होता है। जैसे कि अगर मैं इस पूरे का लूं, अगर मैं इसको बिंदु A दूं और इस बिंदु को मैं B दूं, इसको C दूं और इसको D दूं, तो ये AB का अलग है, BC का अलग है, CD का सबका अलग अलग लिया पहले। अब एक ऐसा होगा जो A और D, यानी कि ये A फिर ऐसे ऐसे कर दो और यहाँ पर लिख दो D और यहाँ पर जोड़ दो बैटरी, यानी कि एक प्रतिरोध जो होता है वो A और D सबका योग होगा, वो क्या होता है, तुल्य होता है इसका। यानी कि ये तीनों हमने अलग अलग लिए तो A और D एक ही लेके, ये A और D एक ले हम सीधा एक A और D, बस इतना ही ले A और D और बीच में एक प्रतिरोध दर्शा दे, तो ये क्या होगा, इस पूरे का तुल्य होगा, इन तीनों का योग होगा ये एक, इन तीनों को प्रदर्शित करेगा ये एक, ठीक है, तो ये होगा इसका तुल्य। तो इसलिए हम यहाँ लिख लेते हैं R इक्विवेलेंट, ये क्या होंगे, R इक्विवेलेंट होगा, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया सबको? चलो नोट करो इसको, चलो नोट कर लो, एक बार कर लिया, अब वापिस समझो। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर पढ़ते हैं हम, तो क्या होता है, हमने एक ऐसे चालक बना दिया है जिसके अंदर एक प्रतिरोध ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। श्रेणी क्रम के अंदर क्या होंगे, एक दूसरे के बाद एक के बाद एक के बाद लगते हैं प्रतिरोध, और यहाँ पर 20 वोल्ट की बैटरी है तो कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, विभवांतर इसके अलग अलग होगा, धारा समान होगी सब जगह, प्रतिरोध हमने अलग अलग लिख लिया। तो इसके अंदर अब क्या हो जाएगा, विभवांतर टोटल ज्ञात करेंगे तो V बराबर रहेगा V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V बराबर होता है IR, तो R को हम इक्विवेलेंट दे देते हैं क्योंकि इन सबका योग जो होगा वो R इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। उसके बाद V1 का मान IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3, फिर हमने क्या कर दिया, इस पहले समीकरण के अंदर इन सबके मान रख दिए, फिर I को कॉमन लेके काट दिया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन दे इसका कि इसके अंदर R इक्विवेलेंट ज्ञात करो तो क्या करोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दोगे। यानी कि अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपको किसी ने क्वेश्चन दिया, ठीक है, ऐसा बोला है कि ये 5 ओम है और ये 2 ओम है, 20 वोल्ट की बैटरी है, आपको पूछे कि ये 5 ओम है ये प्रतिरोध और दूसरा वाला प्रतिरोध 2 ओम है, तो आपको पूछे कि इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, इसका जो R इक्विवेलेंट है वो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सब जुड़ते हैं, इसका मतलब ये जोड़ दो, 5 प्लस 2 बराबर 7 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 ओम। अगर ये तो R इक्विवेलेंट 3 पदों के लिए हमने किया, अगर आप बोल दे कि N हो, N प्रतिरोध हो, यानी बहुत सारे प्रतिरोध हो, तो क्या करोगे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस RN, यानी N पदों तक उसको सबको जोड़ दोगे, ठीक है। R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN जोड़ दो, जितने भी है सारों को जोड़ दो, प्रतिरोध आपका R इक्विवेलेंट आ जाएगा, R तुल्य आ जाएगा, यानी उन सबका योग एक झेल रहा है वो एक का मान आ जाएगा। इन तीनों को A और AB, BC और CD, इन तीनों का अगर एक साथ देखे, इनका तुल्य कौन है, A से D, ये तीनों को एक साथ बता रहा है, ठीक है। हमने यहाँ लिखा ना A से D, ये तुल्य है, क्यों, इन तीनों को ये एक ही प्रदर्शित कर रहा है, इसको हमने क्या बोला, तुल्य। ये तुल्य वाली अगर आपके भेजे में ना घुसे, थोड़ा अटपटा लगे ये है क्या, एक को प्रदर्शित कर रहा है, तो कुछ नहीं, आप बस ये ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट लगा लेना, फिर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। चलो अब पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन, ये था श्रेणी क्रम संयोजन, अब पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो आप ये नोट कर लो, हम साफ कर देते हैं इसको। तो अब हम पढ़ते हैं समांतर क्रम संयोजन, ये किस प्रकार होता है उसके बारे में देखते हैं। इसके अंदर हम कुछ इस प्रकार से संरचना बनाते हैं, यानी जो प्रतिरोध होंगे वो एक दूसरे के समांतर होंगे, एक ही लाइन में नहीं होंगे, एक लाइन के अंदर एक प्रतिरोध होगा, जस्ट उसके पास नहीं, एक प्रतिरोध इसका नीचे वाला और उससे नीचे वाला, यानी एक दूसरे के समांतर होंगे, तो इनको हम बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। इसके अंदर क्या होता है
कि जो धारा होती है उसका मान अलग अलग होता है, बट विभवांतर का मान क्या होता है, सेम होता है। लेकिन धारा का मान है वो बदलता रहता है, विभवांतर का मान है वो सेम होता है। ठीक है, तो देखो विभवांतर का मान सेम है सब जगह, देख सकते हो आप, और धारा का मान अलग अलग है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से धारा आई इस बैटरी से और यहाँ तक आई, उसके बाद देखो धारा 3 दिशा में चली गई, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, तो धारा का मान 3 जगह में बढ़ गया। और जब धारा बढ़ जाती है तो धारा का मान क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, सेम नहीं रहता। यानी कि अगर यहाँ से 10 एम्पियर की धारा आई तो 5 एम्पियर इधर गई होगी, 5 उधर गई होगी और पीछे बची वो इधर भी गई होगी। तो इस प्रकार से धारा का विभाजन हो गया, यानी आई के मान सब जगह अलग अलग होंगे और V के मान सब जगह सेम होंगे। और यहाँ पर R1 है, R2 है और यहाँ R3 है और V वोल्ट की अपनी बैटरी। तो इसका हम संयोजन है, उसके लिए हम सूत्र कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए हम लिख लेते हैं जो विद्युत धारा होती है उसका हम सूत्र जानते हैं, V बराबर होता है IR। विद्युत धारा मतलब कि ओम के नियम से हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा R। ठीक है, V बट्टा R हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम जो ले रहे हैं यानी कि ये जो है R1 और ये R3, इस पूरे का एक इक्विवेलेंट होगा। R इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है वो देख लो पहले। R इक्विवेलेंट का मतलब कि इन तीनों प्रतिरोधों का एक साथ योग। R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R इक्विवेलेंट यानी कि इन तीनों का योग, इन तीनों को एक साथ प्रदर्शित करना, R इक्विवेलेंट, R तुल्यांक, R तुल्य, जो भी बोल सकते हो आप। जैसे कि हमने यहाँ 3 प्रतिरोध थे, इन तीनों को एक साथ डिफाइन करना है तो मैं इसको लिख लेता हूँ R इक्विवेलेंट, यानी कि इसके अंदर ये तीनों प्रतिरोध है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो इसके अंदर धारा सबसे अलग अलग है, तो टोटल धारा क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगी। क्योंकि देखो इधर धारा I1 जा रही, इधर I2, इधर I3 जा रही, तो टोटल धारा क्या हो जाएगी, इन तीनों को मैं जोड़ दूं तो वापस I के मान के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, धारा आएगी ना। तो इसका मतलब इन तीनों को अगर मैं धारा को जोड़ूं तो मेरी वापस यही धारा आएगी, क्योंकि यही इन 3 भागों में बटी, उन तीनों को वापस ऐड किया तो वापस I आ गया। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 आ गया। अब I बराबर क्या है, V अपॉन R इक्विवेलेंट। ठीक है, बराबर I1 की जगह क्या हो जाएगा, I1 की जगह क्या हो जाएगा, V तो सब जगह सेम है, I1 की जगह हो जाएगा मेरा R1 हो जाएगा, V अपॉन R1। तो मैं लिख लेता हूँ V अपॉन R1। I2 की जगह क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 और I3 की जगह हो जाएगा V अपॉन R3। समझ गए? अब यहाँ पर देखो V सब में है वो कॉमन आ रहा है, इसको अगर मैं कॉमन लूं तो देखो कैसे आएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ V अपॉन, इसको मैं कॉमन लूं तो यहाँ सब जगह 1 हो जाएगा और यहाँ पर कोष्टक आ जाएगा और यहाँ पर मैं इंटू में लिख लेता हूँ V ऊपर। तो अब देखो यहाँ पर भी V है, यहाँ पर भी V है, इसको हम कर देते हैं कट जाएगा। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब जो समांतर क्रम संयोजन होगा उसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बट्टा R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसका मतलब जब हम इसको अप्लाई करेंगे इक्वेशन के अंदर तो इस प्रकार से संयोजन करके वापस इसका व्युत्क्रम करके हमको आंसर लिखना है, यानी कि R इक्विवेलेंट को ऊपर भेज के हमको आंसर लिखना है। समझ गए? इसका फॉर्मूला ये होगा। अब हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ सके कंसेप्ट। तो चलो इसको नोट कर लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन। और एक बार मैं आपको पुनः समझा देता हूँ कि इसके अंदर विभवांतर है वो सब जगह सेम होंगे, धारा का मान अलग अलग होगा। फिर हमने क्या किया, धारा को जोड़ दिया, फिर धारा का सूत्र क्या होता है, V अपॉन R। तो हमने यहाँ लिख दिया R इक्विवेलेंट और यहाँ पर सब जगह V का I1 का मान V अपॉन R1 हो जाएगा और I2 का मान V अपॉन R2 हो जाएगा। इस प्रकार जोड़ के V कॉमन लेके काट के ये फॉर्मूला अपने पास आ गया है, जो कि हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास n प्रतिरोध हो समांतर क्रम में तो प्लस लगा के डॉट 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 1 अपॉन RN लिख सकते हो, इसमें कोई गुनाह नहीं है। चलो नोट करो, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमें वो क्वेश्चन कर लेते हैं 1-2, ठीक है। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमको दे रखा है A बिंदु ये वाला और यहाँ पर दे रखा है B बिंदु। A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। एक वृत्ताकार दे रखा है, जो भी है संयोजन, उसके अंदर
ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आपको देख सकते हो, मैं यहाँ पर डॉट डॉट लगा लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए और बी के ऊपर आपको दो प्रतिरोध दिख रहे हैं, ये मैंने थोड़ा चित्र ऐसे ही बनाया, यहाँ पर ये थोड़ा ऊपर है, ठीक है। ऊपर दो प्रतिरोध दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं ना, एक ये और एक ये, सारे प्रतिरोध 2 ओम के हैं। एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है। अगर आपको इसको थोड़ा सा ऐसे करें, बेंड है, इसको ऐसे सीधा करें, तो ये आपको किसमें दिखेंगे, श्रेणी क्रम में दिखेंगे। देखो एक के बाद एक आ रहा है, नहीं आ रहा, एक उसके बाद वापस एक आ रहा है, एक के बाद एक है। तो ये जो प्रतिरोध, इन दो की बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम इन दो की, केवल और केवल इन दो की, किस रूप में है, श्रेणी क्रम में। तो इसका जो संयोजन होगा वो आर इक्विवेलेंट कैसे आएगा, देखो आर इक्विवेलेंट R1 R2 क्या हो जाएगा, 2 + 2 बराबर आ जाएगा 4 ओम। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है क्या, देखो यहाँ पर ए और बी एक लाइन, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो इसके ऊपर वाला जब हम भाग देखते हैं तो ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये जो है मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, और ये R3 है और ये R4 है। तो ये जो 2 है, देखो एक के बाद एक आ रहा है, नहीं आ रहा, इन दो की बात कर रहे हैं, केवल एक के बाद एक है, इसका मतलब ये किसमें, श्रेणी क्रम है। तो इसका प्रतिरोध संयोजन इस प्रकार से हो गया। अब देखो इस ए बी के नीचे वाली लाइन में देखो सेम कहानी, दोनों एक के बाद एक है, सीधा करके देखो, बोले ऐसे सीधा करोगे हम इसको तो ये होगा, और जब इसको बेंड करोगे ये ताड़ियां ऊपर चली जाएगी, ठीक है, तो ये गोलाकार हो गया। तो ये भी आर इक्विवेलेंट, ये भी क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 4 ओम। अब ये देखो कि ए और बी जो है ये दोनों तो अपने अपने श्रेणी क्रम में हो गए। अब देखो ये पूरा भाग और ये पूरा भाग कैसा है, ए बी लाइन है, इसके ऊपर वाला पूरा भाग और नीचे वाला पूरा भाग है, वो किस रूप में है उसको देखो। तो वो जिस रूप में होगा वो किस में होगा, समांतर संयोजन में होगा। देखो इसके ऊपर है, ये इसके नीचे है, ठीक है, समांतर क्रम हुआ कि नहीं हुआ, एक के बाद एक थोड़ी आएगा, अब समांतर क्रम में हो गया। तो अब जो ये 4 ओम और 4 ओम आए उसको हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर। तो ये देखो 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट, समांतर क्रम में ऐसे ही तो करते हैं 1/R इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा 1/4 + 1/4 बराबर 1/2, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका व्युत्क्रम करो, R इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो 1/2 का भी व्युत्क्रम हो जाएगा 2 ओम, ठीक है, कितना हो गया 2 ओम। इसका आंसर आएगा 2 ओम। कैसे आया समझ गए ना, ये वाले दो समांतर में, सॉरी श्रेणी में, ये दो श्रेणी में, ये आपस में समांतर क्रम में, ठीक है। और अगर आप इन सबको श्रेणी मानोगे तो आंसर क्या आएगा, 2 4 6 8 आएगा, वो गलत होगा ना। तो ये इस प्रकार से करना है आपको। अब देखो एक और मस्त क्वेश्चन यहाँ पर है, ये प्रतिरोध ए और बी ये वाला है, इसके मध्य तुल्य प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। तो देखो ये जो प्रतिरोध है ये तीनों किसमें है, समांतर क्रम में। किस प्रकार से संयोजित होंगे, आर इक्विवेलेंट बराबर 1/3, सबके 3 है, तो 1/3 + 1/3, समांतर क्रम में 1/, करना है, सॉरी यहाँ 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। और श्रेणी क्रम में क्या करना है अपन को, सीधे ही जोड़ना और इसके अंदर 1/, करके तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/3 = 1 ओम। अब देखो इसका भी करो, आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट होगा समांतर क्रम में, सेम कहानी 1/3 1/3 1/3 क्या हो जाएगा 1 ओम। अब देखो आप इसको ऐसे एज्यूम करो कि इसका 1 ओम है, यानी कि जो अपना ये ए बिंदु है यहाँ पर, उसका हम यहाँ प्रतिरोध लिख लेते हैं, और यहाँ पर एक पड़ा है और यहाँ पर भी एक है, और ये अपना बी बिंदु है। तो जो ये प्रतिरोध है R1 और ये R2 और ये R3, जो R1 है अपना वो किसको दर्शा रहा है, इस पूरे डब्बे को दर्शा रहा है, समांतर क्रम वाले को। यानी कि इस समांतर क्रम का जब हमने सॉल्यूशन किया तो कितना आया 1 ओम, यानी कि इस पूरे का 1 ओम है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 1 ओम, ठीक है। इसको हमने दर्शा दिया, इन तीनों का प्रतिरोध निकाल के 1 के रूप में दर्शा दिया, इसका काम क्लियर। अब इसका भी काम क्लियर हो गया, 1 ओम आ गया, 20 वाला पड़ा है 1 ओम, ठीक है। तो अब हमारे पास ये संरचना आई। तो अब इन तीनों का वापस आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये देखो एक के बाद एक आ रहे हैं, तो कौन सा संयोजन हो जाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम के अंदर क्या करते थे, सबको जोड़ते थे, तो आर इक्विवेलेंट = क्या आ जाएगा अपना, जोड़ दो 1 + 1 + 1 = 3 ओम। आंसर क्या आ जाएगा 3 ओम। कैसे आया समझे, सबसे पहले इसका काम बनाओ फिर इसका बनाओ, इसका आ गया 1 ओम, इसका भी बनाओ, ये 1 ओम। अब ये सारे कैसे होंगे, श्रेणी क्रम में। इसका मतलब आपके जो क्वेश्चन होंगे वो इस प्रकार से होंगे, पहले समांतर में होंगे, श्रेणी में, उन सबको पहले सॉल्यूशन करके फिर एक निश्चित क्रम में लाना है, फिर उनका आंसर निकालना है। तो
आज का वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आज का टॉपिक था प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हमारा है विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता एंड आंतरिक प्रतिरोध, इसके बाद हम पढ़ेंगे। और इसके जस्ट बाद आपको पॉलीमर का वीडियो मिलेगा और उसके बाद है आपको ये वीडियो मिलेगा टर्मिनल वोल्टता और आंतरिक प्रतिरोध टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल, जो सेलों का प्रतिरोध, सेलों के अंदर प्रतिरोध किस प्रकार संयोजित होता है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलो तब तक के लिए सबको बाय बाय।